फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्रैक कोचिंग सेंटर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग जय प्रकर्म और श्वसन के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? उत्सर्जन के बारे में। और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या क्या बनता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या क्या बनता है। पानी पीते हैं तो पसीना, मूत्र और मल बनता है कि नहीं बनता? जो शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है? बाहर निकल जाता है। और ये बेकार पदार्थ के रूप में बनता है ना। जब बेकार पदार्थ के रूप में बनता है तो शरीर से बाहर निकलता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, देखिए जीवों में पाचन क्रिया के दौरान बने बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जीवों के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बनता है? CO2 का निर्माण होता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या होता है? CO2। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किस चीज का निर्माण होता है तो हम लोग क्या कहेंगे? CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है। अब कहा जाता है कि एमिनो अम्ल के विखंडन में नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बाबू कि एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है तो किसका? नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण होता है। और नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में किस किस चीज का निर्माण होता है तो अमोनिया का होता है, यूरिया का होता है एवं यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका किसका? अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल के निर्माण होता है। किसके? नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में। किसके? नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में निर्माण। ठीक है, जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया ये कौन सी क्रिया के द्वारा होता है तो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, जीवों के शरीर में जल के सीमित मात्रा को बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? जल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संतुलन कहते हैं। जैसे कि जब हमारा तबीयत खराब होता है, जैसे कि दस्त हो गया, उल्टी हो गया, वो अवस्था में हमको क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जब डिहाइड्रेशन होता है तो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं बाबू तो हम लोग को क्या चढ़ा देता है? पानी चढ़ा देता है। पानी चढ़ाने के बाद हम लोग क्या चाहिए? ORS के घोल पीते हैं। पानी भी चढ़ाता है, ORS के घोल भी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? उसके बाद घर पे आके ग्लूकोज भी पीते हैं। हर तरह से हम लोग पानी को क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। अपने शरीर में पानी को क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। यानी कि इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो हम लोग ये बोलते हैं कि शरीर में जल को मेंटेनेंस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संतुलन कहते हैं। ठीक है बाबू, अगला देखिएगा। यूरिया अमोनिया के अपेक्षा ज्यादा जटिल एवं कम विषैला होता है। यूरिया जो होता है अमोनिया के अपेक्षा यानी कि अमोनिया से ज्यादा कठोर होता है एवं कम विषैला होता है। क्या होता है? कम विषैला होता है। ठीक है, यानी यूरिया जो अमोनिया से ज्यादा जटिल एवं कम विषैला होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है। जैसे कि हम लोग के लिए उत्सर्जन अंग होता है कि नहीं होता है? मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है कि नहीं होता है? लेकिन पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई अंग
नहीं होता है, बल्कि इसमें चयापचयी क्रिया के दौरान, किस क्रिया के दौरान? चयापचयी क्रिया के दौरान टैनिन, रेजिन एवं गूंद निकलते हैं। क्या चीज? टैनिन, रेजिन और गूंद निकलते हैं। किस क्रिया के दौरान? चयापचयी क्रिया के दौरान। किसमें? पौधों में। किसमें? पौधों में। ठीक है। अब देखिएगा, टैनिन वृक्ष के छाल में, टैनिन कहाँ पाया जाता है? वृक्ष के छाल में, लेकिन गोंद एवं रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में संचित रहता है। आप लोग पढ़े हैं बाबू कि जो पौधे होते हैं, पौधों में दो प्रकार का उत्तक होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक। ठीक है। तो कहता है कैसे कि रेजिन एवं गोंद जो होता है पुराने जाइलम में संचित रहता है। कहाँ पे संचित रहता है? पुराने जाइलम में संचित रहता है। और टैनिन कहाँ रहता है? वृक्ष के छाल में स्थित होता है। कहाँ? वृक्ष के छाल में स्थित होता है। ठीक है। अब देखिएगा, कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में पाए जाते हैं। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। जैसे पीपल, बरगद, पीला कनेर। यानी कि देखते हैं बाबू कि जब पीपल का एक पौधा, पीपल के पेड़ से एक पत्ती तोड़ते हैं तो उससे क्या चीज? गाढ़े दूधिया तरल पदार्थ निकलता है। वो उसका क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। बरगद से भी वैसा ही होता है। और पीला कनेर यानी कि कनेली का पौधा, जिसका हम लोग फूल यूज करते हैं ना, उसका भी देखिएगा उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? गाढ़ा दूधिया तरल पदार्थ ही होता है। ठीक है। तो जो दूधिया तरल पदार्थ के रूप में उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। और इस कौन कौन सा वृक्ष में पाया जाता है? तो पीपल में, बरगद में और पीला कनेर में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? पीपल, बरगद एवं पीला कनेर में पाया जाता है। ठीक है बाबू। अब देखिएगा कि जलीय पौधों में पदार्थों के उत्सर्जन के लिए कौन सी क्रिया होती है? तो विसरण क्रिया द्वारा होती है। कौन सी क्रिया द्वारा? विसरण के क्रिया द्वारा होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। ठीक है ना। तो देखिएगा, यानी कि पाचन क्रिया के दौरान बने बेकार पदार्थ को क्या कहते हैं? बेकार पदार्थ कहते हैं। और बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। और हम जीवों के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? CO2 होता है। कौन होता है? CO2 होता है। ठीक है। अब देखिएगा कि नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में क्या क्या मिलता है हम लोग को? अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या चीज? अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है बाबू। इसके बाद देखिएगा, जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। जलीय पौधों में पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या कहता है कि पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है। अंग होता है? नहीं होता है, बल्कि चयापचयी क्रिया के दौरान, किसके दौरान? चयापचयी क्रिया के दौरान टैनिन, रेजिन एवं गोंद निकलते हैं। क्या चीज? टैनिन, रेजिन एवं गोंद निकलते हैं। टैनिन कहाँ पाया जाता है? तो वृक्ष के छाल में। और रेजिन एवं गोंद कहाँ पाया जाता है? पुराने जाइलम में पाया जाता है। ठीक है ना बाबू। और एक बात और कि इसमें था कि वृक्क जो होता है सो क्या होता है? मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है। चलिए बाबू देखिएगा कि जंतुओं एवं मनुष्यों में प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क। क्या होता है? वृक्क होता है। ठीक है ना। इससे जो संबंधित अंग होता है जो उत्सर्जन में भाग लेता है। कैसे में भाग लेता है? उत्सर्जन में भाग लेता है। ठीक है ना। अब देखिएगा कि आखिर वृक्क होता है क्या, उसका आकार कैसा होता है, उसका कार्य क्या है, वो सब देखिएगा हम लोग। ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वृक्क क्या है। ठीक है। तो मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। देखिएगा 1 और 2। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया?
तो उसके बाद देखिए क्या कहता है, जो एक दूसरे से कुछ ऊपर स्थित होता है। देखिएगा कुछ ऊपर स्थित है कि नहीं, ऊपर नीचे कुछ स्थित है ना। अब देखिएगा कहता है कि प्रत्येक वृक्क ठोस गहरा भूरे लाल रंग का होता है। जो वृक्क होता है कैसा होता है, ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है कि तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। सेम के बीज आप लोग देखे ना बाबू, उसी के आकार का होता है। जो दोनों वृक्क होता है उसका आकार किस तरह का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, कितना लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई कितना है 2.5 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2.5 से 4 सेंटीमीटर ऐसा क्या होता है, मोटाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि वृक्क के हाइलम से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। देखिए मूत्र वाहिनी हाइलम से निकला हुआ है कि नहीं, निकला हुआ है, मूत्र वाहिनी निकला हुआ है, जो मूत्राशय से जाकर मिलती है। देखिएगा जो मूत्राशय में जाकर क्या हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मूत्राशय में जाके मिल जा रहा है ना। तो उसके बाद क्या कहता है कि मूत्राशय का आकार नाशपाती के जैसा, मूत्राशय का आकार जो होता है नाशपाती के जैसा क्या चीज, पतली दीवार वाली एक थैली होती है। देखिएगा मूत्राशय का आकार कैसा, नाशपाती के जैसा पतली आकार वाली एक थैली होती है। क्या होती है, थैली होती है, ठीक है। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है। क्या चीज, एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। देखिएगा मूत्राशय के पिछले भाग, यानी ये जो पिछले भाग है यहाँ से एक नली निकला है कि नहीं निकला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और अंततः इस मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये आपका वृक्क था। अब पढ़ेंगे वृक्क का आंतरिक संरचना। ये था वृक्क का बाहरी संरचना और अब हम लोग पढ़ेंगे वृक्क का आंतरिक संरचना। प्रत्येक वृक्क संयोजी उत्तक से एक कैप्सूल से ढका होता है। इसका जो आकार होता है वो संयोजी उत्तक का होता है। इसका आकार कैसा, कैप्सूल के जैसा। कैप्सूल देखे ना, कैप्सूल क्या होता है, बाहर से ढका हुआ रहता है ना, उसी तरह से संयोजी उत्तक से का बना एक कैप्सूल से ढका होता है, जिसे वृक्क के बाहरी भाग को प्रांतस्थ भाग, ये जो बाहर वाला भाग है इसको प्रांतस्थ भाग और जो अंदर वाला भाग है इसको अंतस्थ भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांतस्थ भाग और अंतस्थ भाग कहते हैं। यानी कि जो बाहर वाला भाग है इसको प्रांतस्थ भाग और अंदर वाले भाग को अंतस्थ भाग कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा वृक्क के बारे में, वृक्क के बाहरी भाग पढ़ लिए और आंतरिक भाग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। अब आगे देखिएगा वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा वृक्क का कार्य, वृक्क के द्वारा हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। मूत्र का निर्माण 3 चरण में होता है। कितने चरण में होता है, 3 चरण में होता है। फर्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, तीसरा है ट्यूबुलर श्रावण। क्या चीज, ट्यूबुलर श्रावण, ठीक है ना। 3 चरण में वृक्क का कार्य क्या है, मूत्र का निर्माण करना। ये कितने चरण में मूत्र का निर्माण होता है, 3 चरण में। कौन कौन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण और ट्यूबुलर श्रावण के द्वारा होता है, ठीक है। मूत्र का बनावट आखिर कैसा होता है इससे देखिएगा। मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है, ठीक है। मूत्र में कैसे उपस्थित होता है, जल, यूरिया एवं सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा यहाँ पे
मूत्र यानी कि एक मनुष्य एक दिन में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन को आहार के रूप में ग्रहण करता है तो उसका मूत्र का बनावट कैसा होगा। यानी कि कोई भी जो मनुष्य है जो एक दिन में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन को आहार के रूप में ग्रहण करता है उसका मूत्र का बनावट होगा, उसमें होगा जल होगा 96% एवं ठोस होगा 4%। यानी कि कहने का मतलब है कि जल 96% और ठोस 4%। ठोस में आपको आ जाएगा यूरिया 2% और अन्य पदार्थ कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे पूछाएगा कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो मूत्र का पीला रंग होता है किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें कहां कहां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। ठीक है ना। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपसे कहता है कि हमारे शरीर में वृक्क की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है 2 होता है। वृक्क का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है गहरे भूरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है। आपसे पूछा जाएगा कि वृक्क का आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान होता है। सेम के बीज के समान होता है। वृक्क की लंबाई कितना होता है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होता है 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई कितना होता है 2.5 से 4 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाएगा कि हाँ मूत्राशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती के जैसा होता है। कैसा होता है, नाशपाती के जैसा होता है। ठीक है ना। अब आपको कहा अब ये यहाँ वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, प्रांतस्थ भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांतस्थ भाग कहते हैं। और बाहरी भाग को क्या कहते हैं, अंतस्थ भाग कहते हैं। भीतरी भाग को कहते हैं अंतस्थ भाग और बाहरी भाग को प्रांतस्थ भाग। ठीक है। अब कहा जाएगा कि प्रत्येक वृक्क किस उत्तक का बना होता है, तो संयोजी उत्तक का बना होता है। किस उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा कि मूत्र का जो बनावट होता है उसमें क्या क्या उपस्थित रहता है। हमारे मूत्र में क्या क्या उपस्थित रहता है, तो जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। ठीक है ना। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एक मनुष्य जो एक दिन में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन को ग्रहण करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो उसका मूत्र का बनावट हो जाएगा कितना, जल उसमें होगा 96%, ठोस हो जाएगा 4%, जिसमें यूरिया होगा 2% और अन्य पदार्थ होगा कितना परसेंट, 2%। आपसे पूछेगा कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, किसके कारण से होता है, तो किसके कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण से होता है। ठीक है बाबू। ठीक है। आज हम लोग वृक्क के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को रोक कर देखिए और समझ में आए तो इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए। अगर जहां पे दिक्कत हो कि हाँ सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो गया है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां पे दिया हुआ रहता है। आप स्पेशल रूप से हमसे कनेक्ट होके वृक्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आज बार इतना ही।